मेरा नाम प्रिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। भगवान ने मुझे दिल खोलकर खूबसूरत बनाया, लेकिन पैसा नहीं दिया। हम बहुत गरीब थे और इसकी एक वजह थी कि मेरे पापा जुआरी थे। कुछ काम नहीं करते थे, बस जुआ खेलते रहते थे। घर का सारा सामान बेचते और पैसों से जुआ खेलते। धीरे धीरे घर का सारा सामान खत्म हो गया था। घर में टूटे फूटे सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। कभी कभी तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। शुरू शुरू में मेरी माँ ने मेरे पापा को समझने की बहुत कोशिश की। आपस में दोनों की लड़ाई भी होती रहती थी, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी की एक नहीं सुनते थे। कभी कभी तो मेरे पापा मेरी मम्मी पर हाथ भी उठा दिया करते थे। तंग आकर मेरी माँ ने मेरे पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद काम करने लगी। वो लोगों के घरों की सफाई करती, दूसरों के झूठे बर्तन धोती। तब कहीं जाकर शाम को हमें रोटी नसीब होती थी। लेकिन मेरी माँ ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रह सकी। पापा का गम मम्मी ने अपने दिल पर बना लिया और एक दिन ऐसे ही बिस्तर से लगी दोबारा नहीं उठी। मम्मी हमें छोड़कर चली गई। रिश्तेदारों ने तो हमसे पहले ही मुंह मोड़ लिया था। पापा की गलत हरकतों की वजह से न कोई हमें अपने घर बुलाता था, न ही हमारे घर कोई आता था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पापा भी पूरा पूरा दिन घर से गायब रहते थे। कभी रोटी मिल गई तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता था। आज भी मैं घर में बैठी मम्मी को याद कर रही थी कि तभी धमाके की आवाज के साथ दरवाजा खुला। देखा तो पापा थे। पापा मुझे देखते ही रोने लगे और कहने लगे, प्रिया बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे जुए में हार गया हूं। पापा की बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं रोने लगी। मेरे दिमाग में सिर्फ पापा के शब्द गूंज रहे थे। प्रिया, मैंने तुझे जुए में हार दिया है। पापा कुछ और भी कह रहे थे। मुझे माफ कर दो। बाहर कुछ लोग तुम्हें लेने के लिए खड़े हैं, तो तुम उनके साथ चली जाओ। मैंने अपने पापा को खूनी नजरों से देखा और बोली, पापा, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े मुझे माफी मांग रहे थे। साथ ही साथ वो रो भी रहे थे। लेकिन मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठे। अगर जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बाहर दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज आने लगी। बाहर वही लोग दरवाजा पीट रहे थे जिसने जुए में मुझे जीता था। और वो कह रहे थे, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है, वरना हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मैंने नफरत भरी नजर पहले दरवाजे पर डाली और फिर अपने पापा पर डाली। जी चाह रहा था कि या तो पापा को खत्म कर दूं या खुद को ही मार लूं। पापा फिर बोले, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, और फिर हाथ पकड़कर बाहर ले आए। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्ल से ही बदमाश लग रहे थे। पापा ने मेरा हाथ उन लड़कों के हाथ में दे दिया और वो मुझे लेकर गाड़ी में बैठ गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। पापा कहती रही। पापा दरवाजे पर बैठे रो रहे थे और रोते रोते वहीं ढेर हो गए। दोनों लड़के मुझे एक कोठी पर ले गए और कोठी की मालकिन को मुझे बेच दिया। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए तो कोठी की मालकिन ने एक लड़के को बुलाया और कहा, वीरू, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से ये यहीं रहेगी। मालकिन बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह मोटी हुई थी। चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मोटर करती हुई लड़के के साथ कमरे में आ गई। वहां 6 से 7 लड़कियां और भी मौजूद थीं जो खाली खाली नजरों से मुझे देख रही थीं। मैं एक चारपाई पर बैठकर रोने लगी। सारी लड़कियां मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थीं। उनकी नजरों में मेरे लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी। लेकिन उनमें से एक लड़की को मेरे ऊपर दया आ गई और वो उठकर मेरे पास आ गई। कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आई है उसका रोना बेकार होता है, इसलिए तुम भी ना रो और सब्र से काम लो। उसके बाद सही थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे पापा ने मुझे जुए में हार दिया था। कैसा पापा था उसे। पापा को अपनी बेटी पर जरा भी रहम नहीं आया। इस कोठी पर मुजरे के अलावा और भी गलत काम होता था। वहां जितनी भी लड़कियां थीं सब गलत धंधे में पड़ी हुई थीं। कुछ ही देर हुई थी कि वीरू आया और मेरी फोटो खींचकर चला गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि वीरू ने मेरी तस्वीर क्यों खींची है। तो वो लड़की कहने लगी, ग्राहक आएंगे तो मालकिन उन्हें सब लड़कियों की तस्वीर दिखाएगी। जिस ग्राहक को जो लड़की पसंद आई वो उसके साथ रात गुजारेगा। ये सुनकर तो मेरी रूह कांप उठी। सोचकर ही मुझे घिन आने लगी। रात हुई तो वीरू कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, मीना। जो मीना नाम की वो लड़की वीरू के साथ चली गई।
और मैं थर-थर काँपने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वीरू दोबारा आएगा और मेरा ही नाम पुकारेगा। मैं दिल ही दिल में भगवान से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी देर के बाद वो और लड़कियों का नाम पुकारता चला गया। अपना अपना नाम सुनकर हर लड़की वीरू के साथ चली जाती। धीरे धीरे करके आखिर में मैं बच गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस बार वीरू मुझे ही लेकर जाएगा, और इस ख्याल से ही मैं कांप उठी थी। किसी गैर मर्द के पास जाने के ख्याल से ही मुझे घिन आ रही थी। सारी रात गुजर गई, लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया। मैंने भगवान को धन्यवाद किया। उसने मेरी इज्जत बचा ली। मेरे भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा थी कि मेरी इज्जत सही सलामत बची रही। अनजान जगह थी, इसलिए रात भर मुझे नींद भी नहीं आई, और फिर हर पल ये डर भी लगा रहता था कि कहीं वीरू मेरा नाम ना पुकार ले। इसीलिए मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गईं। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का समय था जब वीरू ने आकर सभी लड़कियों को जगाया, लेकिन वीरू ने मुझे नहीं जगाया। पता नहीं क्यों शाम हुई तो मालकिन कमरे में आई और बहुत ही गुस्से से बोली, रात को किसी लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया, तो मालकिन मेरे पास आई और मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने के बाद बोली, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत देकर खरीदा है, इसलिए तबीयत की खराबी का बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें हमेशा यहीं रहना है, और मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि रोना धोना छोड़ दो और अपने घर को भूल जाओ। मैंने उस औरत के सामने हाथ जोड़ दिए और उसकी मिन्नत करने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मजेदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मालकिन गुस्से भरी नजरों से मुझे घूरने लगी। फिर सब लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये सारी लड़कियां भी इज्जतदार घरों से ताल्लुक रखती थीं। बस मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात बहुत ही स्पेशल ग्राहक आने वाला है। तुम सब लड़कियों में तुम सबसे खूबसूरत हो और कम उम्र भी हो। उसको भी खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां पसंद हैं, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ वीरू। तुम्हें नया सूट लाकर दे देगा। फिर वो दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने की कहकर चली गई, और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वीरू ने मुझे एक नया सूट लाकर दे दिया था, जिसे मैंने पहन लिया। मैंने तैयार होना नहीं चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया कि जो लड़की मालकिन की बात नहीं मानती, वो उसे कोड़े मारती है। मैं डर गई थी, तैयार होकर एक जगह पर बैठ गई। ये सच था कि वहां पर जितनी भी लड़कियां थीं, मैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और कम उम्र भी थी। इसलिए मैं जब तैयार होकर बैठी तो सब लड़कियां मुझे घूर घूर कर देख रही थीं। रात हुई और ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया। वीरू कमरे में आकर लड़की का नाम पुकारता और वो लड़की उसके साथ चली जाती। मालकिन की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात खास ग्राहक आ रहा है। उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। शायद वो मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात गुजारनी पड़े। मैं अंदर ही अंदर कांपती रही। समय गुजरता गया और सारी लड़कियां कमरे से चली गई। उस रात भी ऐसा ही हुआ। सारी लड़कियां चली गईं और मैं रह गई। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन वीरू मुझे बुलाने नहीं आया। मैंने फिर भगवान का धन्यवाद किया। उसने एक बार फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। सुबह हुई, सारी लड़कियां आकर फिर से अपनी अपनी जगह सो गईं। मुझे भी नींद आ रही थी। अब तो रोज ही यही होने लगा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं करते। एक तरह से तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। बस मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर आती थी कि मैं ही क्यों बच जाती हूँ। कोई मुझे क्यों नहीं बुलाता। मैं खूबसूरत भी बहुत हूँ, फिर भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आती थी। मैं अपने खानदान में सबसे खूबसूरत थी। मेरी कजिन्स मुझे जलती रहती थीं, मेरी खूबसूरती की वजह से। हालांकि मेरे पापा की गलत हरकतों की वजह से कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था, और मेरे पापा की गलत आदतों की वजह से ही अब तक मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आया था। कभी कभी माता पिता के बुरे कर्म औलाद को भुगतना पड़ते हैं। उनकी काली करतूत के दाग औलाद के दामन पर लग जाते हैं, और यही काले दाग उनके रिश्ते में भी रुकावट बन जाते हैं। मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी और बहुत ही सब्र वाली औरत थी, लेकिन मेरा पापा अच्छा नहीं था। मम्मी मुझे बताया करती थी कि तेरे पापा शादी से पहले ठीक थे, शादी के बाद ही उन्हें जुए की लत लगी थी। जब घर का सारा सामान वो बेच चुके थे, तो मम्मी के पैसों पर उनकी लाल टपकने लगती थी। मैं जब इधर उधर काम करके पैसे घर लेकर आती थी, तो पापा जबरदस्ती छीन लेते थे। ये हराम की कमाई है,
और ये हमारे घर को बर्बाद कर देगी। तुम्हारी गलत आदतों की वजह से प्रिया का रिश्ता भी कहीं नहीं हो पाएगा। कोई भी हमारे घर आना पसंद नहीं करता, फिर हमारी बेटी को अपने घर की बहू क्यों बनाएगी? लेकिन मेरे पापा को कोई भी बात समझ नहीं आई थी। मम्मी ज्यादा कुछ कहती तो पापा मम्मी पर हाथ उठाते, उन्हें मारते पीटते। कभी कभी तो मुझे और मम्मी को पानी पीकर ही सोना पड़ता था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पापा मेरे साथ ये भी कर सकते हैं। अगर मुझे पहले से थोड़ी सी भी भनक लग जाती तो मैं वहां से भाग जाती, कहीं भी चली जाती, लेकिन उस घर में नहीं रहती। इस कोठी पर मेरा दम घुटता था। हर पल अपनी इज्जत की चिंता मुझे लगी रहती थी। मैं यहां से निकलकर भाग जाना चाहती थी। तभी तो सोचती कि खुद को खत्म कर लूं, क्योंकि इस जिंदगी से तो मौत अच्छी थी। लेकिन करने से पहले मैं यहां से भागने की कोशिश जरूर करना चाहती थी। लेकिन यहां से भागना बहुत मुश्किल था। कोठी की मालकिन ने बाहर के गेट पर 2 पहलवान पहरेदार लगा रखे थे। 2 पहलवान दिन में पहरा देते, 2 पहलवान रात को पहरा देते। यहां से निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे यहां पर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक मैं किसी भी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। मैं पूरी रात इसी डर में जागती रहती कि कहीं कोई मुझे पसंद न कर ले। लेकिन फिर पूरी रात निकल जाती और वीरू मुझे बुलाने नहीं आता। सुबह जाकर कहीं मेरी आंख लगती थी। कमरे की सारी लड़कियां भी हैरान थीं कि इतने दिन निकलने के बाद भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आ रही थी। वो सारी लड़कियां मेरे बारे में बातें करने लगी थीं। मैंने लड़कियों की बातों को सुनती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। जो कुछ हो रहा था मेरे लिए तो अच्छा ही हो रहा था, लेकिन मैं हैरान तो थी कि आखिर ये सब मामला क्या है। मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी, लेकिन वो रोटी होती थी। अपनी माँ को याद कर रोने लगती थी। जब भी मैं रोती तो वीरू मुझे दया भरी नजरों से देखता था। वीरू को देखकर लगता था कि जैसे वो मजबूरी में यहाँ पर काम करता है, वरना मुझे वो बहुत ही भला इंसान लगता था। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना मालकिन से बात करूं कि वो मुझे यहाँ से जाने दे। मैं यहाँ से जाकर कोई काम करूंगी और धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे उतार दूंगी। लेकिन मेरी बात सुनकर मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आई हूं, जो तुम्हें यहाँ से जाने दूं। तुम मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। बहुत बड़ी रकम देकर खरीदा है। मैंने तुम्हें इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं रोती रही, उसकी मिन्नत करती रही, उसके पैरों पर भी गिर पड़ी। लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई था। कहकर अपनी किस्मत को रोती हुई मैं कमरे में वापस आ गई। उस रात सब लड़कियां जब वीरू बुलाने पर चली गईं और कमरे में मैं अकेली बची, तो मैं बाहर निकल आई। मैं यहां से भागने का कोई रास्ता तलाश करना चाहती थी, लेकिन मुझे सामने वीरू दिखाई दिया। वो किसी आदमी से बात कर रहा था और मेरी तस्वीर उसको दिखा रहा था। उस आदमी को देखते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो आदमी तो मेरे ही मोहल्ले का था। 50 साल की उम्र होगी और जवान बेटियों का शौकीन था। पूरे मोहल्ले में अपनी शराफत की वजह से मशहूर था। लेकिन आज उसकी शराफत की पोल खुल गई थी। मर्डर के मारे कमरे में वापस आ गई। भगवान को याद कर रही थी। हे भगवान, आज मेरी इज्जत फिर बचा ले। ऐसे ही करके 1/2 घंटा गुजर गया, लेकिन वो आदमी अंदर नहीं आया। मैंने थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो वीरू बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने वीरू के पास जाकर वीरू से पूछा, वीरू, वो आदमी कौन था? वीरू मुझे देखकर बोला, तुम क्या करोगी जानकर, यहाँ तो रोज ग्राहक आते हैं और जाते हैं। वो भी एक ग्राहक था। तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो कहने लगा, मैं तो इस लड़की को जानता हूँ। ये लड़की यहाँ कोठी तक कैसे पहुंची? तो मैंने उसे बताया कि उसके पापा ने उसे बेच दिया है। इस समय तुम ही आखिरी लड़की बची थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया और चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा, वीरू, उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं गुजारी? वीरू ने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस वो थोड़ा सा इंतजार कर लो। ये कहकर चला गया। मैं भी कमरे में आ गई, लेकिन वीरू के ये शब्द, कुछ दिन इंतजार कर लो, मैं रात भर इसी के बारे में सोचती रही। आखिर किस बात का इंतजार करने को कह रहा था? वीरू पूरी रात इसी उलझन में गुजर गई, लेकिन समझ ना आ सकी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और मेरी इज्जत अब तक सही सलामत ही। मालकिन ने भी दोबारा मेरे बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा था। ऐसे ही एक रात जब सारी लड़कियां चली गईं, तो मैं फिर कोठी से भागने के इरादे से कमरे से निकली। लेकिन वीरू शायद कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। सामने ही वो मुझे फिर से दिखाई दे गया। इस बार भी वो किसी आदमी के साथ खड़ा था।
और इस बार भी वो अपने मोबाइल पर किसी की फोटो दिखा रहा था। इस बार मैं उसके मोबाइल पर नहीं देख पाई कि किसकी फोटो है, लेकिन उस फोटो को देखते ही उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मोबाइल पर फोटो को देखकर वो आदमी बोला, मुझे करने का कोई शौक नहीं। अगर तुम्हारी कोठी पर कोई दूसरी लड़की नहीं तो मैं कल आ जाऊंगा। इतना कहकर वो चला गया और मैं उलझन में वहीं खड़ी रही। मैं वीरू से पूछना ही चाहती थी। तभी वहां पर मालकिन आ गई और वीरू से पूछने लगी, हाँ वीरू, ग्राहक को नई लड़की पसंद आई कि नहीं? वीरू ने कहा कि नहीं, मैडम जी उसके पास पैसे कम थे और वो थोड़े पैसों पर ही लड़की के साथ रहने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वो चला गया। मालकिन कहने लगी, तुमने ठीक किया। अभी तक उस लड़की को किसी मर्द ने नहीं छुआ है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को पेश करूंगी तो वो मुझे ढेर सारे पैसे देगा। मालकिन की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। कमरे में लौट आई, लेकिन मैं वीरू से बात करने के लिए बेचैन थी। उसने उस आदमी से क्या कहा था? जरूर मेरे ही बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उस समय मैं ही एक लड़की थी। फिर उस आदमी ने मेरे साथ रहने से मना क्यों कर दिया और क्यों कहा कि मुझे करने का कोई शौक नहीं? लेकिन पता नहीं मालकिन और वीरू क्या मीटिंग कर रहे थे। वो उसके साथ ही बैठी रही। मैं बार बार बाहर जाती, लेकिन वीरू के साथ मालकिन दिखाई देती तो मैं वापस कमरे में आ जाती। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई और मैं वीरू से बात नहीं कर पाई। एक दिन मौका देखकर मैं वीरू के पास चली ही गई। मुझे देखते ही वीरू बौखला गया। उसने मेरे बाजू को पकड़ा और जल्दी से मुझे खींचता हुआ कमरे में ले आया और गुस्से से बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बाहर क्यों आई? अगर तुम्हें मालकिन ने देख लिया होता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। मैंने उसे कहा, वीरू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे अंदर कमरे में भेज दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने गुस्सा अंदर ही अंदर पी लिया। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत बची रहेगी और मैं किसी को पसंद नहीं आऊंगी, मगर ये मेरी गलत फहमी साबित हुई। एक रात जब सब लड़कियां अपने ग्राहक के पास चली गईं, तो मैं कमरे में अकेली रह गई कि तभी दरवाजे पर मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। बाहर इस तरह का कह रहा था, हाँ मुझे यही लड़की पसंद है, मैं इसी के साथ रात गुजारना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। मैं खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना न मालकिन का दिल पिघला सका, न ही वीरू को मुझ पर दया आई। वीरू मुझे ले जाकर एक कमरे में छोड़ दिया और कहने लगा, परेशान न हो प्रिया, जो लड़का आ रहा है उससे बात कर लो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और मुझे छोड़कर चला गया। मैंने धड़कते दिल और कांपते पैरों के साथ कमरे में कदम रखा। वो जो कोई भी था दरवाजे की तरफ पीठ किया हुए खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वो तो अंकित था, मेरे ही मोहल्ले में रहता था। हमारे घर के साथ वाला घर उसका था। जब मेरी माँ जिंदा थी तो उसने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था, लेकिन उस समय मैं अपनी खूबसूरती के नशे में चूर थी और मैंने अंकित का रिश्ता मना कर दिया था, क्योंकि अंकित का एक्सीडेंट में एक पैर खराब हो गया था। वो लंगड़ा कर चलता था। मैंने ये कहकर रिश्ता ठुकरा दिया था कि भले ही हम गरीब हैं, लेकिन मम्मी, मैं किसी लंगड़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। मम्मी ने उस समय मुझे बहुत समझाया था कि प्रिया, तेरे पापा की जो हरकतें हैं उन्हें देखते हुए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। तू बहुत सुखी रहेगी। अंकित तुझे बहुत प्यार करता है। और शायद ये सच था। अंकित मुझे बहुत प्यार करता था। जब मैंने उसका रिश्ता ठुकरा दिया तो वो मेरे पास आया था और उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा था, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी थी। आज अंकित को अपने सामने खड़ा देखकर मेरे गुस्से की सीमा नहीं रही। मैं उस पर जोर से झपट पड़ी थी। मैंने गुस्से से कहा, अंकित, तुम तो बहुत शरीफ बनते थे, मेरी मोहब्बत का दम भरते थे, और आज अपनी हवस मिटाने के लिए यहां तक गुस्से से अंकित को जो डाला था। अंकित ने मुझे कंधों से पकड़ते हुए कहा था, होश में आओ प्रिया, मैं यहां अपनी हवस मिटाने नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत बचाने आया हूं। अंकित की बात सुनकर मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर अंकित ने बताना शुरू किया कि प्रिया, ये तो तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। जब तुमने रिश्ते के लिए मना कर दिया, तब भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सका। जिस दिन तुम्हें वो लड़के उठाकर तुम्हारे घर से ले गए थे,
मैं सब कुछ देख रहा था। मैंने लड़कों का पीछा किया, लेकिन तब तक वो लड़के कोठी पर तुम्हें बेच चुके थे। मैंने कोठी की मालकिन से भी बात की थी, लेकिन वो नहीं मानी। कोठी की मालकिन बहुत ज्यादा पैसों में तुम्हें ले जाने के लिए कह रही थी। जितने पैसे वो मांग रही थी, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। फिर मेरी नज़र वीरू पर पड़ी थी और मैं इसे देखकर हैरान रह गया। वीरू ने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी प्रिया की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे लिए जब भी कोई ग्राहक आता तो वीरू कह देता कि इस लड़की को एड्स है, ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही है और इसीलिए कोई भी ग्राहक तुम्हें पसंद नहीं आई थी। धीरे धीरे करके दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और तब तक मैं तुम्हें बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगा था। मैं पैसों का इंतजाम करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। फिर वीरू ने ही मुझे ये आइडिया दिया कि तुम रात के अंधेरे में प्रिया को यहाँ से लेकर भाग जाओ। मैं तुम्हारे भागने का पूरा इंतजाम कर दूंगा और आज मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। वीरू ने इसको कोठी की मालकिन को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी हैं। वो सुबह से पहले नहीं उठेगी। अब सारी परेशानी गेट पर पहरा देते पहरेदारों की है। मैं अंकित की बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। जिस इंसान को मैंने एक छोटी सी कमी के कारण ठुकरा दिया था, आज वो मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठाने आ गया था। यहाँ तक अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया था। मैं रोती हुई अंकित के गले लग गई और बोली, अंकित मुझे माफ कर दो, जो मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तो तुम्हारे प्यार के काबिल भी नहीं। मुझे माफ कर दो अंकित, मैं बहुत बुरी हूँ। अंकित ने मेरे आंसू साफ किए और मेरे माथे को चूमते हुए बोलना, प्रिया, मैंने तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत की है। तुम्हारे इनकार के बाद भी मैं तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूँ। आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे और फिर देखना, हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वीरू अंदर आया। उसने कहा कि मालकिन सो चुकी है, तुम जल्दी से निकल जाओ। मैंने वीरू को धन्यवाद दिया। मैंने कहा, वीरू, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। वीरू ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, मजबूरी में करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है और बहनें भाइयों के एहसान नहीं चुकाया करती, बल्कि उन पर हक जताया करती हैं। वीरू की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। वीरू ने कहा, अब जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अंकित मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से गेट की तरफ बढ़ गया। पहरेदार को वीरू ने अपनी बातों में लगा लिया और हम जल्दी से गेट पर कर गए। कोठी के बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। मेरे पैर तो खुशी के मारे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अंकित मेरा हाथ पकड़े चला जा रहा था और अंकित को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। अंकित का साथ मुझे सुरक्षा दे रहा था, ऐसी सुरक्षा जिसे तोड़कर समाज के गंदे भेड़िए अंदर नहीं आ सकते थे। अंकित मुझे लेकर अपने दोस्त के फ्लैट पर आ गया। मैंने अंकित से अपने पापा के बारे में पूछा तो अंकित ने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि दुख मनाऊं या खुशी मनाऊं। अंकित ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बेचने के बाद भी अपने जुए की लत नहीं छोड़ी थी। एक बार कुछ जुआरियों का आपस में झगड़ा हो गया और वो तुम्हारे पापा को मारने लगे। मारते मारते तुम्हारे पापा के सिर पर गहरी चोट लग गई तो वो भाग गए, लेकिन आसपास के लोगों ने तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन चोट गहरी थी। तुम्हारे पापा बच नहीं सके और उनकी मौत हो गई। पापा की मौत की खबर से मेरी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें गालों पर लुढ़क गई थीं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ही बेदर्दी से साफ कर दिया, क्योंकि ऐसे पिता से तो बिना पिता के होना ही अच्छा था। पापा तो अपनी बेटियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मेरे पापा ने तो मेरी ही कुर्बानी दे दी। अंकित ने बताया कि उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, इसलिए वो मुझे और अपनी माँ को साथ लेकर जाएगा। अगले दिन हम तीनों दूसरे शहर में आ गए, जहाँ बहुत ही सादगी से हमारी शादी हो गई। अंकित ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि कभी महसूस नहीं होने दी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब